फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे? ये एग्जिस्ट क्यों कर रहे थे? इनका यूज क्या था? इनका पर्पस क्या था? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किए गए और आर्टिकल कौन से रिलेटेड थे? इसके रीजंस क्या थे और आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें बताई गई? ये सब हम आज इस वीडियो में स्ट्रेट एंड शॉर्टकट टॉपिक्स में समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल टर्म जो यहाँ पे वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। ये इलेक्शंस के रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये इलेक्शंस के रिलेटेड है। बॉन्ड एक फाइनेंशियल, एक स्पेशल और स्पेसिफिक पेपर होता है जिसपे प्रॉमिस किया गया होता है बैंक की तरफ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड सैंपल का इमेज मैंने यहाँ पे रख दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, बैंक हियर बाई प्रोमिसेस टू पे ऑन डिमांड टू एलिजिबल पेई एंड द सम रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 1000 रुपीज। मीन्स ये पेपर पे एक प्रॉमिस लिखा गया है कि बैंक के द्वारा इस बॉन्ड और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू 1000 रुपीज है और जो भी इस चीज को लेगा उसका वैल्यू रिसीव हो जाएगा 1000 रुपीज जब वो इस चीज को एनकैश कर देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट हम समझ लेंगे, जैसे हमारे पास 10 रुपए का नोट होता है, वहां पे भी आपने कहीं दफा देखा होगा, आई प्रॉमिस द बियरर टू पे द सम ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपए का नोट पे एक प्रॉमिसरी क्लॉज लिखा होता है, प्रॉमिसरी क्लॉज। वो भी एक प्रॉमिसरी नोट होता है, एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट। एंड द बॉन्ड इज आल्सो अ प्रॉमिसरी टाइप ऑफ नोट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की डेफिनेशन हम समझेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट फंक्शंस लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है एक प्रॉमिसरी नोट की तरफ या उसकी तरफ से। सेकंड, ये एक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग टूल है, फाइनेंशियल टूल, मनी टूल और बैंकिंग टूल। बैंकिंग टूल क्यों है? क्योंकि ये बैंकिंग रिलेटेड है। अ मोड ऑफ फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। फंडिंग मींस पार्टी फंड, आसान भाषा में जिसे हम पार्टी फंड कहते हैं, या डोनेशन। पार्टी XYZ है, उस पे मैंने पैसे डाल दिए इन द नेम ऑफ पार्टी फंड और डोनेट किए बिकॉज आई लाइक दिस पार्टी, आई एम अ सपोर्टर ऑफ दिस पार्टी, और मैंने इनको डोनेशन में चंदा दे दिया, पैसा दे दिया। Electoral bond or a way of political financing. Indian citizens and incorporated companies should purchase a bond issued by the SBI. Means एक इंडियन सिटीजन या कोई कॉरपोरेट कंपनी इस चीज को खरीद सकती है SBI के द्वारा। इस बॉन्ड को जितने भी पैसों का वैल्यू रख रहा हो, सस्टेन कर रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपीज हो, खरीद लिया और डोनेट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वाइल मेंटेनिंग एनोनिमिटी। देखिए ये समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, मेंटेनिंग एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मींस वहां पे उस चीज की आइडेंटिटी हाइड की जाएगी। जिसने भी खरीदा, कहां पे डोनेट कर दिया, इस चीज को एनोनिमस रखा जाएगा। द बियरर इंस्ट्रूमेंट विद लिमिटेड पीरियड वैलिडिटी। इसकी एक लिमिटेड पीरियड वैलिडिटी होती है, किसकी? इस बॉन्ड पेपर की, इलेक्टोरल बॉन्ड। Ensure the use of the banking channels while shielding the identity of the donor from the public election commission and income tax department। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया, ये टर्म याद रखिएगा, shielding the identity। सेकंड, आसान भाषा हम समझेंगे इसमें, electoral bond does not reveal the identity of the buyer or payee, adding an element of secrecy to donor transaction। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे, ये कब एग्जिस्ट हुआ और इसकी टाइमलाइन हम देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था बीजेपी ने, कब? 2017 में। इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीजेपी इन 2017। अलाउड इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू डोनेट मनी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सिटीजंस ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज या अन्य प्रकार की प्राइवेट कंपनीज अपना पैसा डोनेट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एनोनिमसली। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एनोनिमिटी वर्ड याद रखिएगा, एनोनिमसली इसको रखा जाएगा, विदाउट एनी लिमिट्स। मीन्स 1 रुपए से लेके एनी इनफिनाइट नंबर तक, एनी लिमिटेड, any limits means there is no limit। Electoral bonds introduced as an integral component of the union budget, hence classified as money bill। इस चीज को भी याद रखिएगा, इसको मनी बिल के द्वारा यूनियन बजट में एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया था to enjoy certain procedural advantages, bypass certain parliamentary scrutiny processes। मीन्स देखिए, जब इस चीज को एज अ मनी बिल और फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें इसके इंट्रोड्यूस में जो बिल कोई फाइनेंस या मनी बिल टाइप होगी, उसमें कुछ एडवांटेज होती है, किसके रिलेटेड? प्रोसीजर रिलेटेड में। मीन्स उसमें क्वेश्चनरी भी कम होती है, उसको बहुत सारी चीजें बाईपास करती है वो जो बिल पास करने के लिए। वो मनी बिल और या फाइनेंस बिल के रिलेटेड वो चीजें होती है। कब किया था इसको? 2017 में, एज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट। किसने? बीजेपी ने।
उसके बाद क्या हुआ, इस साल 15 फेब 2024 को इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इट वाज स्ट्रक डाउन। ये भी याद रखिए, थोड़ी सी इसकी हम टाइमलाइन जानेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे। टेलीग्राफ ऑनलाइन ने थोड़ा सा दिखाया था, हम इस चीज को समझ लेंगे। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज फाइनेंस बिल या मनी बिल आप कह सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। उसी साल 2017 में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस चीज को चैलेंज किया। किस चीज को? इस स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चैलेंज किया। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट किसी ने बिल फाइल की है, एनजीओ ने। किसने? एनजीओ ने इस चीज को इन्होंने नोटिस किया। किसको? सेंटर और इलेक्शन कमीशन को। किसने? एससी ने। ये भी 2017 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 में क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड ऑल्सो इन 2022 70 to 85 की सेल पर ईयर इंक्रीज करा दी, from 70 to 85 in a year where any assembly of election may be scheduled। मीन्स किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे 70 to 85 बॉन्ड्स की सेल हो सकती थी। 2022 में ये लागू हो गया, ये सेल। 2023 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ रेफर्स प्ली अगेन स्कीम टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। मीन्स 5 बेंच, जो 5 जज है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पे इन्होंने रेफर किया। और खुद सीजीआई इस चीज को लीड कर रहे थे, इस चीज को हेड कर रहे थे। किस चीज को? 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। 2023 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट। और इस साल फेब 15 2024 को यूनानिमस जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकंड, वी विल अंडरस्टैंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें और क्या क्या एक्ट्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों थे? देखिए, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तब 31 मार्च 2017 में फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंड कर दिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द कंपनीज एक्ट 2013। हुआ क्या? इसमें कुछ बहुत सारे सेक्शंस अमेंड हुए, जैसे कि फॉरेन सोर्स टू अलाउ फॉरेन कंपनीज हु हैव अ मेजॉरिटी शेयर इन इंडियन कंपनीज टू डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज। मींस एबीसी कोई फॉरेन कंपनी है, उसका मेजॉरिटी शेयर XYZ कंपनी में, वो XYZ इंडिया की है, वहां पे इसका मेजॉरिटी शेयर है, तो ये भी पॉलिटिकल फंड कर सकती है। कहां पे? इंडिया में। ये एक फॉरेन कंपनी है, तो इधर से फॉरेन से भी फंड्स आने लगे। प्रीवियसली क्या था? फॉरेन कंपनीज वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डोनेटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज अंडर FCRA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सब एक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी फिर से करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंडमेंट्स। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2017 अमेंडेड सेक्शन 13A, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, बहुत सारे सेक्शंस इन एक्ट्स के रिलेटेड अमेंड किए गए। तब कब? 31 मार्च 2017, जब एज अ मनी बिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन बजट के द्वारा। एग्जेम्प्टेड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कीपिंग ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखिए, ये एक सबसे बड़ी एक डेंजरस अमेंडमेंट थी। इसमें क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज चीज को एग्जेम्प्ट किया गया, इन चीज पे कंपलसरी नहीं था कि वो अपने कंट्रीब्यूशंस को डिटेल्ड रिकॉर्ड में रखा जाए। मींस इसमें XYZ के कंट्रीब्यूशंस आए इस पॉलिटिकल पार्टी में, ये रिकॉर्ड नहीं रख सकती, एग्जेम्प्टेड थे क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी थे। इस चीज को भी अमेंड किया गया सेक्शन 13A फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। किसमें? इनकम टैक्स एक्ट में। जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इन्होंने रिसीव कंट्रीब्यूशंस किए, वो उस चीज को रिकॉर्ड नहीं रख सकते, एग्जेम्प्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज को। सेक्शन 31 RBI एक्ट, जैसे मैंने बताया कि RBI एक्ट में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा। और जब इस चीज को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, क्या अमेंडमेंट किया RBI एक्ट में? दिस परमिटेड द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑथराइज एनी स्केड्यूल्ड बैंक टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मींस कोई भी ऐसे स्केड्यूल्ड बैंक, जैसे यहाँ पे SBI हुआ या अन्य प्रकार का कोई भी जो स्केड्यूल्ड बैंक है, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक है, तो वो इश्यू करेगा क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविजन टू सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस चीज को भी अमेंड किया। एग्जेम्प्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम पब्लिशिंग कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, वो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट रखती है कहां पे? पब्लिक के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने।
तो उसमें इस चीज को एग्जेम्प्ट किया गया कि उन्होंने कितना भी रिसीव किया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड, वो इस चीज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, इस चीज को नहीं दिखा सकते हैं कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और कंपनीज एक्ट 2013, इसमें भी अमेंडमेंट हुई, रिमूव द अपर लिमिट ऑन हाउ मच अ कंपनी कुड डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूट कर सकती है, या कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल, अब पॉलिटिकल पार्टी में कोई कंपनी ने डोनेट किया, उसने कितना किया उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिट ऑन हाउ मच ए कंपनी कुड डोनेट, उस अपर लिमिट को भी रिमूव किया गया, ये अमेंड भी किया गया। प्रीवियसली कंपनीज कुड ओनली डोनेट अप टू 7.5% ऑफ 3 years ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट। 3 साल में जो भी नेट प्रॉफिट हुआ होगा उसका 7.5% ही डोनेट कर सकती थी वे। बट इसमें अमेंड हुआ कि अब वो कोई भी लिमिट पे नहीं है, कितना भी वो डोनेट करे पॉलिटिकल पार्टी को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत खतरनाक डेंजरस चीज थी। अब इसीलिए इन चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। अब नेक्स्ट हम जान लेंगे कुछ इसमें आर्टिकल्स जो हुए, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट क्या हुआ, डिस्कशन किस तरीके से हुआ, क्या क्या मेन चीजें आर्टिकल्स के डिस्कशन हुए, वो सब हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चैलेंज हुआ, किन चीज़ों पे, किन अमेंडमेंट्स पे, किन आर्टिकल्स पे चैलेंज हुआ, वो अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे। और जिस पार्टीज ने चैलेंज किया था, जो चैलेंजिंग पार्टी थी, वो यहाँ पे 2 NGOs थी और एक कॉमन काज के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी थी। इनके द्वारा पेटिशंस फाइल किए गए थे, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने चैलेंज किया था अमेंडमेंट्स और उस स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को। इनकी तरह से ये आर्ग्यू हुआ था कि स्कीम अलाउड नॉन ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग एंड लेजिटिमाइज्ड इलेक्टोरल करप्शन एट अ ह्यूज स्केल। देखिए दोनों चीजें इन्होंने डिस्कस कर दी। कौन सी? ये 2 चीजें आर्ग्यू कर दी, नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्टोरल करप्शन। नॉन ट्रांसपेरेंसी कैसे आ गई? पॉलिटिकल पार्टी में डिटेल्स और एनोनिमिटी रखी गई, डोनेशन जिसने भी किया होगा, ह्यूज फंडिंग जिसने भी की होगी उस स्कीम के द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, उस पर भी चैलेंज किया गया। एंड इलेक्टोरल करप्शन वो कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने इस पार्टी में एक ह्यूज अमाउंट फंड कर दिया, मींस इस पार्टी में मेरा अब चलेगा, मींस जिस तरह से मैं छड़ी घुमाऊंगा उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करेगी, क्योंकि मैंने इनको ह्यूज फंड किया। इलेक्टोरल करप्शन क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि ना लिमिट है फंडिंग की, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही पता है किसने इसमें इतना ज्यादा फंड किया। मींस जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि किसने इतना बड़ा फंड डाल दिया, उनके साथ भी ये डिटेल शेयर नहीं करेंगे। इलेक्टोरल करप्शन कहीं ना कहीं से उभर के आ ही जाता है, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है उसकी, जिसने ज्यादा फंडिंग डाल दी पॉलिटिकल पार्टी फंड में। सेकंड, जो भी फाइनेंस एक्ट्स थे उनको रॉन्गफुली पास किया एज अ मनी बिल टू प्रिवेंट हायर स्क्रूटनी बाय द राज्यसभा। दिस चैलेंज इज टैग्ड विद लार्जर चैलेंज, यूज ऑफ मनी बिल्स अंडर आर्टिकल 110। ये भी इन्होंने चैलेंज कर दिया कि फाइनेंस एक्ट्स जो थे उनको मनी बिल्स के द्वारा पास किया गया, उसको फाइनेंस बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। ये आर्टिकल 110 में भी आ चुका है इसकी बात। अब ये भी इन्होंने मेंशन किया आर्ग्यू में, अब ये भी हम जान लेंगे इसके बाद। देखिए आर्ग्यूमेंट्स इस तरह हुए हैं, देखिए जैसे petitioners argued that electoral bond scheme increased corporate funding, ब्लैक मनी सर्कुलेशन। ये एक बहुत चीज है, देखिए बहुत बड़ी चीज है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी फंड में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपनी ने, या कॉर्पोरेट फंडिंग हुई किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने, इसमें फंड डाल दिया, ABCD कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, इसने इसमें फंडिंग कर दी, इतनी फंडिंग कर दी कि ये सबसे बड़ी फंडिंग इन पे हो गई। अब ये खाली पॉलिटिकल पार्टी वाले को पता है कि मेरे पार्टी में किसने सबसे ज्यादा फंड किया। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी, ये जो भी पॉलिसीज क्रिएट करेगी ना वो इसके फ्रेंडली होगी। इस जो ABC कंपनी है कॉर्पोरेट फंडिंग जिन्होंने की, इन्होंने सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट, इन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग की। अब ये जो भी पॉलिसीज लाएंगे ना वो इनके फ्रेंडली होगी, मींस इनका इन्फ्लुएंस रहेगा उस पॉलिसीज पे। ये भी एक चीज का, एक टाइप का ना करप्शन दिखाता है, एक टाइप का कॉर्पोरेट मोनोपोली क्रिएट करेगी इस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज नेचर पे। तो ब्लैक मनी सर्कुलेशन हुआ, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वोटर्स हैव राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल पार्टी सोर्स ऑफ फंडिंग। अब वोटर कौन है यहाँ पे? सिटीजंस ऑफ इंडिया, जो जिनका एक राइट टू इंफॉर्मेशन राइट है। उन्हें पता नहीं हमने जिस पार्टी को वोट दी उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, उनको किस किस ने फंड किया, सोर्स क्या है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं गई। क्योंकि अमेंडमेंट ऐसा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कि उसमें एग्जेम्प्ट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आइडेंटिटी, एनोनिमिटी ये सब रख सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी में जिसने भी फंड किया वो उस चीज को पब्लिक के सामने नहीं ला सकते, उनकी मर्जी है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया। अब वोटर्स को तो पता ही नहीं है फंड किसने किया, जिस पार्टी को मैंने वोट डाल दिया। अब ये एक राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हुआ वोटर्स का, एक फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। इट वायलेट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इस चीज को भी हम जान लेंगे नेक्स्ट। इसमें भी एक to be privy to information regarding political और regarding potential electoral candidate। अब इसकी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं,
तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, किसका? सिटीजंस का, जो वोट डालेगा उसको पता ही नहीं है कि मेरा जो पोटेंशियल इलेक्टोरल कैंडिडेट है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। तो 31 अक्टूबर 2023 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय सीजीआई, जो इनको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे इस 5 जज बेंच को, उन्होंने 3 दिन उस 5 जज बेंच ने इस चीज की सुनवाई कर दी, किस चीज की? इस पूरे आर्गुमेंट की, पेटिशनर्स के द्वारा। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड आर्टिकल 110 एंड आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 110 क्या है। आर्टिकल 110, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with any or all कौन से following that concerned with financial matters, taxation, public expenditure, consolidated fund or contingency fund of India, who are borrowing or money or the giving of any guarantee by the government of India, means जो भी finance के related होगा ना, जो भी इस बिल में होगा, that bill shall be deemed to a money bill। deem means एक कंसिडर किया जाएगा इस बिल को एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, एज फाइनेंशियल बिल और मनी बिल। दिस इज आर्टिकल 110। आर्टिकल 19 भी हमने मेंशन अभी थोड़ी देर डिस्कशन में किया कि वो फंडामेंटल राइट उनका वायलेट हुआ थ्रू आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 हम जान लेंगे। पहले हमने डिस्कस किया आर्टिकल 19 1A हुआ था, अब पहले हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जान लेंगे। आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच means all citizens shall have the right, कौन कौन सा right? freedom of speech, expression, assembly, peaceably and without arms, forms association or unions or corporate cooperative societies। ये सब कर सकता है एक स्टूडेंट, सॉरी एक सिटीजन्स, जो भी सिटीजन्स है इस कंट्री के, वो ये सब चीजें कर सकते हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड, सेटल, ये सब एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंडर। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इसमें चीजें कुछ ऐसी होती है ना, देखो अब मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब कहाँ कहीं पे तो कैंट एरिया है, वो तो टेरिटरी इंडिया की है ना, आर्मी कैंप है कहीं पे। अब कोई आएगा, कोई महेश से कोई सिटीजन आएगा, बोलेगा मैं जी अंदर अंदर अपना दुकान खोलूंगा विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कैंट अथॉरिटी, विदाउट, बस बोलेगा मेरा आर्टिकल 19। ऐसे नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका आर्टिकल 19 ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सड़क के बीच में दुकान खोलोगे, बोलोगे ये भी तो टेरिटरी इंडिया की, नहीं, वहां पे आपका फंडामेंटल राइट एग्जीक्यूट नहीं होगा, खासकर आर्टिकल 19। कुछ ऐसे कंडीशंस पे होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, अब सीधी सी आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बक दूंगा प्राइम मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ, या कोई भी ऐसा एक इलेक्टेड लीडर होगा उसको सामने, एक उसके सामने ऐसा एक्सप्रेशन करूंगा जिसकी वजह से उसको एक पर्सनल अटैक हो जाएगा, या उसकी उसके उसके कैरेक्टर पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दोगे जो कि सही नहीं होंगे इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या जाके एक एक्सप्रेशन मार दोगे, एक थप्पड़ मारोगे, कहोगे इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 19। ये कुछ चीजें हैं जो ऐसे आर्टिकल 19 में एग्जीक्यूट नहीं होती है। अब आर्टिकल 19 1A क्या है? इवन दो दिस राइट इज नॉट एक्सप्लिसिटली गारंटीड, सुप्रीम कोर्ट इन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। देखिए ये केस हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। वहां पे क्या कहा था? द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मींस आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कौन सा है? आर्टिकल 19। फॉर ए पर्सन टू एक्सरसाइज देयर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इफेक्टिवली। देखिए मुझे अपनी स्पीच देनी है, एक एक्सप्रेशन देना है, एक इसको एग्जीक्यूट करना है। अब इस चीज के लिए मेरे पास एक ठोस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा अपने चीफ मिनिस्टर के सामने, उसको बता दूंगा यहाँ यहाँ चीजें पे करप्शन हुआ है और आपने नेग्लिजेंस किया। अब मेरे लिए उस चीज के लिए फैक्ट्स, नंबर्स, एक कंक्रीट डेटा होना चाहिए ना, उस चीज के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। यही कहा कि फॉर ए पर्सन टू एक्सरसाइज देयर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इफेक्टिवली, इंफॉर्मेशन ऑन द इश्यू इज क्रूशियल। नाउ इट विल बी रिलेटेड टू द आर्टिकल 19, मींस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज, एग्जीक्यूट करना है मुझे, बट जब मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी उस चीज का मैं इफेक्टिवली इस्तेमाल करूंगा। यही इस केस में, किस केस में? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें सुनी थी और ये सब चीजें स्टेट की थी। तो ये चीजें अब फंडामेंटल राइट में आ गया, कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें इसीलिए वायलेट हुआ, इसीलिए कहा गया कि इसमें फंडामेंटल राइट ऑफ वोटर और सिटीजन ऑफ इंडिया वायलेट हुआ, किसमें? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या स्टेट किया, क्या क्या डायरेक्ट किया आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट, जो सुनवाई खत्म हुई फिर 15 फेब को 2024 को, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया और डायरेक्शंस क्या क्या दी, वो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। जैसे कि पहला कि स्कीम वायलेटेड द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड श्राइन्ड इन आर्टिकल 19(1) ऑफ ए।
मींस जो अभी हमने बता दिया एक फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच 19(1)(a) थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स. ये भी इन्होंने बता दिया 2 बार. सुप्रीम कोर्ट also directed the state run SBI means bank, State Bank of India, to halt issuing the bonds. इनको bonds पे रोक लगा दी कि अभी इश्यू मत कीजिए. furnish the identity details of those who bought them. और इन चीज जो जिसने भी bonds को खरीदा, इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज, उनकी आइडेंटिटी बना दो, उनकी वो डिटेल्स निकाल दो. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड्स रिडीम्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज मींस पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर एग्जाम्पल इन इंडिविजुअल और कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड्स गिफ्ट किए इन द नेम ऑफ पार्टी फंड एंड डोनेट कर दिया. अब इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉन्ड्स उठाए और बैंक के पास चले गए, इनको रिडीम कर दिया, इनको एनकैश कर दिया, इनको वापस भेज दिया और पैसा ले लिया. ठीक है, वो जिस पॉलिटिकल पार्टीज ने वो कर दिया, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. The information will be made public on the website of Election Commission of India. Means अब जब ये दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों चीजें डेटा बन जाएगा, इसको पब्लिक साइज कर दो वेबसाइट पे, पूरी जनता देश की देख लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे उस इंफॉर्मेशन को. मींस अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है. द SBI इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अथोराइज्ड टू इशू द बॉन्ड्स अंडर द स्कीम. हाँ, ये एक ही एसोसिएशन थी, एक ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जिसकी वजह से बॉन्ड्स इशू कर सकते थे. The release of that information could give nearly 1 billion Indian voters for their first look at the donors who secretly shelled out billions of dollars to political parties since 2017. क्योंकि electoral bonds 2017 से आ गए. अब जितने भी electoral bonds के थ्रू जो भी पैसा डाला गया किसमें, पॉलिटिकल पार्टीज में, वो सब देश की जनता देख लेगी. पहला नजरिया देखने को मिलेगा कहाँ पे, वेबसाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट विल बी मेड पब्लिक. देखिए, नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड दोनों जो चीज़ें हुई, फंडामेंटल राइट एंड जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, वहाँ पे जो भी डिस्कशन हुए, आर्टिकल्स हमने देख लिए, आर्ग्यूमेंट्स में कौन कौन से एक्ट्स वायलेट हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया. उसके बाद हम देख लेंगे इसमें डेमोक्रेसी में क्या फ़ायदा आया, ये व्हाट इज़ पॉजिटिव फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना पड़ता है टाइम टू टाइम. अब इस चीज़ में पॉजिटिव हुआ डेमोक्रेसी के लिए, नेगेटिव हमने देख लिया, वो तो पॉजिटिव हुआ. अब कुछ हम स्टेटमेंट्स जान लेंगे जो फेमस है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स बाहर निकल के आ गए. जैसे कि इन्होंने बता दिया, अंजलि भारद्वाज, को कन्वीनियर ऑफ नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, इन्होंने बता दिया कि दिस जजमेंट एसेंशियली अपहेल्ड द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी in the funding of political parties and reinforced that the people's right to know in a democracy overrides anonymity. दो चीजें हुई, जैसे कि हमने देखा, एक ट्रांसपेरेंसी वापस उभर के आ गई, नॉन ट्रांसपेरेंसी जो उन्होंने रखी थी अमेंडमेंट के थ्रू, उसको बंद कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी ओवरराइड कर दी वापस. डेमोक्रेसी में ओवरराइड्स एनोनिमिटी, मींस जो भी आपने एनोनिमस रखा था, आइडेंटिटी शील्ड रखी थी, डेमोक्रेसी में ये सब नहीं चलेगा. तो डेमोक्रेसी डिमांड्स योर नॉन एनोनिमिटी. तो वो सब चीजें पॉजिटिव है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए. सेकंड मोस्ट स्टेटमेंट जो दिया CGI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो कह दिया कि इन्होंने crucial aspect of expansion of right to information is that it is not confined to state affairs but also includes information necessary for participatory democracy. देखिए, ये एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट इन्होंने दिया, क्योंकि इनका स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार काम आएगा. इन्होंने क्या बता दिया कि जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्टेट अफेयर्स ओनली बट ऑल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है, आपने लीडर इलेक्ट किया, आपका कॉलर किसी ने नहीं पकड़ा ना कि इसी को इलेक्ट कर दो, इसी को वोट डाल दो, वो तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ. आपका डेमोक्रेटिक राइट है, ABCD ये सब पॉलिटिकल लोग है, इलेक्शंस में उतर गए खड़ा. अब आपने इसको नहीं चुना, इसको नहीं चुना, इसको नहीं चुना, इसको चुना, बिकॉज इट वॉज योर राइट. आपको आपने कहा कि नहीं मैं इसी को वोट डालूंगा, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि नहीं भाई इसी वाले को वोट डालना है. ये तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं हुआ. डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेटिक राइट है आपका, आप इनको नोटा भी दे सकते हो, मीन नन ऑफ द अबव, ये राइट भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी. क्यों, आपको इस कैंडिडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये जी ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में इस तरह फंड नहीं है जो कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी का सबसे ज्यादा फंड नहीं है जिसकी वजह से कल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर देगा ये इस पे. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्रूशल है ना. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, एक इलेक्शंस में आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत नेसेसरी है. यही एक CGI का स्टेटमेंट है. इन्फ्रिंजमेंट टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट जस्टिफाइड बाय द पर्पस ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी. देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गए थे ना स्कीम,
तब सरकार ने यही बोला था कि वी आर कर्बिंग ब्लैक मनी, दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बट अब सीजीआई ने क्या बता दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि आप इस चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि राइट्स ऐसे फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने से सिटीजंस, ओवरऑल सिटीजंस का कोई फंडामेंटल राइट खत्म कर दोगे, जस्टिफाई करोगे कि भाई ब्लैक मनी खत्म कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता है जस्टिफाई, ये चीजें नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी में। इन्फ्रिंजमेंट to the right to information is not justified by the purpose of curbing black money। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है सीजीआई के द्वारा। होप आज आप इस चीज में थोड़ा सा हमने समझ लिया होगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों था, आर्टिकल्स क्या थे, अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट क्यों ऐसे कर दिया था, एनोनिमिटी क्या थी, ट्रांसपेरेंसी क्या नहीं थी इसमें, डेमोक्रेसी में क्या चीजें पॉजिटिव हुई। Friends, before I take the leave, kindly subscribe this channel, Straight Topics, share with your friends, your student groups, अपने स्टूडेंट्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए ये, और कुछ सजेस्ट कीजिए टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।